स्वाभाविक है कि मेरे मन में संकोच होगा कि जो गुण मुझ में नहीं है यह मैं जानता हूँ, उस गुण को मैं पोजेस करता हूँ, ये कहा जाएगा तो हमको कैसा लगेगा आप सोचिए। जैसे कोई कह दे कि गोविंद जी बहुत सुंदर आदमी हैं, तो हम क्या सोचेंगे। उसी तरह से मैं निवेदन कभी करूं, कभी आपको फुर्सत मिले, कभी आपको मौका मिले, तो मेरी हेल्पलेसनेस का अंदाज आपको मिले, इसके लिए एक फिल्म बताता हूँ। हिंदी में फिल्म की बहुत पुरानी है, गाइड नाम की फिल्म है। उसमें देवानंद हीरो होता था। उस बेचारे की जो दुर्दशा थी वो देखेंगे तो मेरी दुर्दशा आपको समझ में आएगी, मेरे प्रति आपकी सिंपैथी बढ़ेगी। मित्रों, एक बार मैंने सुना, दुर्लभम भारते जन्म मानुष्यम तत्र दुर्लभम। उस समय तो ऐसे सुनकर लगा कुछ अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि ये अच्छी बात नहीं है, ये विशेष प्रकार के पूर्व जन्म के पुण्यों का परिणाम है, पूर्वजों की पुण्याई का भी परिणाम मिलाकर हुआ है। तब दुर्लभम भारते जन्म मानुष्यम तत्र दुर्लभम ये हो पाया है। तब और समझ में आया कि ये भारत ऐसा वैसा केवल नहीं है, ये केवल भूखंड नहीं है, ये साक्षात जगत जननी अन्नपूर्णा महालक्ष्मी महाचार्य महाकाली उसका स्थान है। तब समझ में आया कि बाकी तो थोड़ी बहुत कर्म भूमि होगी, भारत ही है जो धर्म भूमि है, मोक्ष भूमि है। देवताओं को भी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पानी होगी तो भारत में जन्म लेना होगा। ये विशिष्ट हिमालय के शाखा प्रशाखाओं से आवेष्टित तीनों समुद्र से बंधी हुई, उसके अंदर द्वीपों के समूहों की मालाओं के साथ मिलकर जो भूमि है वो स्वयंभू राष्ट्र है। ये कोई कन्वेंशन बुलाकर कॉन्स्टिट्यूशन का आधार लेकर बना हो ऐसा नहीं है, ये स्वयंभू है मैंने कहा। और इस भूगोल के कारण भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, भजन यहाँ इवॉल्व हुआ है। जीवन का सब्लिमेशन के देवताओं को भी मोक्ष पाना है तो भारत में जन्म लेना होगा। ये मोक्ष भूमि है, धर्म भूमि है। इसलिए यहाँ जो आइडिया ऑफ भारत अगर कोई शेप लेगा, सगुण रूप में आप देखेंगे तो वो एक विशेष सेल्फ सब्लिमेशन, सेल्फ रियलाइजेशन का ग्राउंड प्रिपरेशन का स्थान है ये, ऐसा अपने को समझ में आएगा। तब समझ में आएगा कि गंगा जी ज्ञान की नदी है, यमुना जी प्रेम की नदी है, नर्मदा जी वैराग्य की नदी है, केवल जल प्रवाह नहीं है। आप देखेंगे तो सब प्रकार की साधनाओं का गंगा में बहुत बड़ा स्थान रहा है।
और यमुना जी के किनारे नहीं हुआ। महाभारत की रचना यमुना के किनारे हुई, क्योंकि यम की बहन है यमुना। आक्रमण करना था हस्तिनापुर में जाकर, गंगा जी के पास था, इसलिए वहां नहीं युद्ध हुआ। युद्ध का स्थान कुरुक्षेत्र हुआ। हिमालय ऐसे ही नहीं है, हिमालयो नाम नगाधिराज उत्तरस्याम ऋषि देवतात्मा। दुनिया में इतना ऊंचा पहाड़ कहीं नहीं है, और उस पहाड़ के जो टेरेन के कारण जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो दुनिया में कहीं नहीं है। जिस जहां से गंगोत्री गौमुख से गंगा जी निकली, उसका स्लोप जैसा है वो दुनिया में कहीं नहीं है। जिस वेजिटेशन में से वो वाटर फ्लो गुजरेगा और आएगा नीचे, वो वेलोसिटी और दुनिया में किसी नदी की नहीं है। तो बैक्टीरिया फॉसिल जन्मेगा गंगा जी जल में और कहीं नहीं, ये विशेषता बनेगी। और जब ये बनेगी तो सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ये और किसी नदी में नहीं होगा, गंगा जी में होगा, ना अमेज़न में होगा, ना मिसिसिपी में होगा, ना याकिसी कैन में होगा, ना नाइल नदी में होगा। उसी तरह से दूसरा, जो गोमाता का स्वरूप है भारत में, वो अन्यत्र नहीं हो सकता, क्योंकि जो ककुल होगा उसका सूर्य से इंटरेक्शन होगा तो सूर्यपुत्री गौ माता कही जाएगी। तो उसमें से जो एक विशेष सूर्य के तो नाड़ी से इंटरेक्ट होकर सूर्य के प्रकाश का होगा, तो परिणाम होगा उसका एक स्वर्ण पित्त क्षार नाम का द्रव्य होगा। उस स्वर्ण पित्त क्षार के कारण जो भी गो उत्पाद में गुण आएंगे अन्यत्र नहीं होंगे। और सिद्धांत है जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न का स्थूल भाग मूत्र पुरुष में होगा, मध्य भाग जो मांस मज्जा मेद अस्थि रक्त में परिणत होगा। रक्त जब पचेगा तो वीर्य बनेगा, वीर्य पचेगा तो ओज, ओज पचेगा तो तेज, तेज पचेगा तो मन। तो जो सात्विकता इस भरत भूमि में होगी वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। इसलिए भारतीय सिविलाइजेशन जब भी मजबूत होगा तो दुनिया को बेहतर बनाएगा। पश्चिम का अधिकार संपन्न सिविलाइजेशन, अधिकार की प्राप्ति की इच्छा का सिविलाइजेशन, भारत में न्याय की प्राप्ति का सिविलाइजेशन, नैतिकता का आधार यहाँ पर, शक्ति का आधार वहाँ है। इसलिए ये सब जब आप सोचेंगे तो फिर आपको एक छोटी बात बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी भाषा हमारी बातों को कम्युनिकेट करने में अव्याप्ति दोष या अतिव्याप्ति दोष का शिकार है। अब यहाँ का धर्म, रिलीजन का पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकता, मीनिंग नहीं हो सकती। सोसाइटी और फैमिली समान नहीं है। सोसाइटी, फैमिली, परिवार और समाज अलग अलग चीज है। धर्म अलग है, रिलीजन अलग है, संस्कृति अलग है, कल्चर अलग है। इसलिए भारत को भारत के नजरिए से देखकर समझना जरूरी है, ये आज की आवश्यकता है। क्योंकि we are vulnerable to become prisoners of perceptual distortions of history also. और इसमें स्मृति लोप, स्मृति भ्रंश का खतरा है। इसलिए हम क्या हैं हमें ही समझ में आने में दिक्कत होती है। अभी बात चल रही थी, बात चली थी कि हिंदू के संदर्भ में क्या कहना है। उनका देखो भैया, मैं जितना जानता हूँ हिंदुत्व कह रहे हैं लोग, तो हिंदुत्व का अंग्रेजी करना है ना, तो अंग्रेजी होगा हिंदूनेस, गुणवाचक होगा। मिठाई का मिठास गुण है, वैसे हिंदू का हिंदूनेस। हिंदूनेस की क्या बात है? तो वो 5 बातें हैं। 1, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति।
किसी भी विधि से किसी भी देवी देवता को की गई पूजा अंत में एक ही परम तत्व परमात्मा को प्राप्त होगी। ये आस्था है। दूसरा, सेम कॉन्शियसनेस परमेट्स इन ऑल एनिमेट एंड इनएनिमेट मैटर। एक ही सत सभी जड़ चेतन में अनुस्यूत है। इसलिए कौन बड़ा कौन छोटा, एक डाल दो पंच पर बैठा, कौन गुरु कौन चेला, ऊर्जा हंस अकेला। तीसरा, मनुष्य प्रकृति का अंश है, प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति का विजेता नहीं है। मैन इज नॉट कॉन्करर ऑफ नेचर, मैन इज पार्ट ऑफ नेचर। चौथा, मातृत्व के गुण के कारण हर महिला का विशेष स्थान है, समाज में आदर का स्थान विशेष है। पांचवा, खाओ पियो मौज करो मर जाओ, यही जिंदगी का मकसद नहीं है। बियॉन्ड दिस ऑल्सो देयर इज सम गोल ऑफ लाइफ व्हिच यू insist, which persists to take a particular way of style of living। इसलिए हमारे यहाँ ये सब बातों का आधार दर्शन है, फिलॉसफी नहीं। दर्शन होगा तो जीव जगत जगदीश, तीनों का स्वरूप और तीनों के अंतर संबंध की समझ, ये अध्यात्म का डोमेन है। ये जैसी अंडरस्टैंडिंग होगी अबाउट जीव, अबाउट जगत, अबाउट जगदीश, उसी में से फ्लो करेगा आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी में से ही निकलेगा गोल ऑफ लाइफ। गोल ऑफ लाइफ में से निकलेगा व्हाट इज प्रॉपर, व्हाट इज यूजफुल, डिस्क्रिप्शन होकर वैल्यूज ऑफ लाइफ। वैल्यूज ऑफ लाइफ को जीने वाले जो लोग होंगे वो आइडियाज एंड आइकॉन्स ऑफ लाइफ होंगे। फिर यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरे जनाः, जैसा बड़े लोग लेंगे वैसे ही सामान्य जन भी अनुकरण करेंगे। तो महाजनों ये नगद संबंधा, तो वो होगा स्टाइल ऑफ लाइफ। स्टाइल ऑफ लाइफ को अकॉम्प्लिश करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होंगे पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, राजनीति और अर्थनीति, और उसका कंट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए होगा टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो जब फिलॉसफी में जीव जगत जगदीश की एक प्रकार की समझ होगी, तद अनुसार ही सोशल स्ट्रक्चर होगा, उसके अनुसार ही पॉलिटिकल गवर्नेंस का स्टाइल एंड स्ट्रक्चर होगा, मैकेनिज्म होगा, डूज एंड डोंट्स होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट होगा। उसी प्रकार इकोनॉमिक्स। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि भारत का ऐसा हुआ है, इसमें हम स्मृति लोप या स्मृति भ्रंश के शिकार हैं। हमको पूरा सही मालूम नहीं कराया गया 200 वर्ष में, नॉट बिफोर दैट। 200 साल पहले भी भारत दुनिया का सबसे धनी देश था इकोनॉमी की दृष्टि से, एक्सपोर्ट के कंट्रीब्यूशन की दृष्टि से, फॉरेन ट्रेड की कंटेक्स्ट में भी देखेंगे तो हम एक 16%, कहीं 18%, किसी के अनुसार 26% कंट्रीब्यूटर थे दुनिया के ट्रेड में। 200 वर्ष में हमारी जो स्थिति बनी है उसका भी कारण हुआ है संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो संगात संजायते कामः के कारण हम जो नहीं है वो है हमको बताया गया, हम जो है वो नहीं है ये बताया गया, और हमने मान भी लिया दुर्भाग्य से अपने प्रमाद के कारण। इसलिए दो मूल समस्याएं बनी, एक तो आत्मविस्मृति, दूसरा सद्गुण विकृति। इसका असर पॉलिटिक्स पर भी हुआ, इसका असर इकोनॉमिक्स पर भी हुआ, इसी का असर टेक्नोलॉजी पर हुआ, इसी का असर मैनेजमेंट पर हुआ। ये हम एक बार समझ लेते हैं। हमारे देश में अपने हिसाब से स्ट्रक्चर से सब चीजें इवॉल्व की हैं। हम लोग वैसे प्रिमिटिव नहीं हैं
जो हमको बताया जाने की कोशिश है, खास तौर पर पश्चिम के लोगों में से। बेकन ने कहा, तो 500 साल का सारा खेल है। बेकन ने कहा मैन इज सुप्रीम। डेकार्टे ने कहा सारी सृष्टि बनी है मनुष्य के एंजॉयमेंट के लिए, सो मैन हैज टू बी कॉन्करर ऑफ नेचर। हार्नेसिंग नहीं, एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेस फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंड दैट इज क्वाइट फेयर बिकॉज द होल क्रिएशन इज फॉर द एंजॉयमेंट एंड प्लेजर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? उसमें मोरालिटी का कोई तत्व नहीं था। उसके कारण प्रॉब्लम्स आई हैं, तो हमने उस फिलॉसफी को अडॉप्ट करने की कोशिश की, उस इडियोलॉजी को किया, फलतः वो किया, तो नतीजा क्या होगा? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहाँ हुआ। वो होने से क्या हुआ? प्रोडक्शन का स्टाइल बदल गया, प्रोडक्शन का मोड बदल गया। तो क्या हुआ? तो अर्बनाइजेशन हुआ। होम प्रोडक्टिव यूनिट की जगह पर फैक्ट्री बिकेम द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। उसके कारण लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा। फर्दर टेक्नोलॉजी जो सूटेड थी वो इवॉल्व हुई। उसके कारण हमारे देश में क्या हुआ? 90,000 villages have disappeared from the map of Bharat. They have been devoured by the hasty and unplanned urbanization. अब हमारे देश में 200 साल पहले हम दुनिया के धनी देश थे। हमारे देश के सबसे गरीब आदमी का भी खाना, खुराक, भोजन यूरोप के फार्मर से बेहतर था। मेडिसिन का किताब आप पढ़ लीजिए, एंगस मेडिसिन का, आपको मालूम पड़ेगा। सुंदरलाल पढ़ लीजिए, फिरोजा मेहता पढ़ लीजिए, सुरेंद्र बनर्जी पढ़ लीजिए, आपको इससे मालूम पड़ेगा। मित्रों, ये सब जब आप देखेंगे तब इकोनॉमी, तब देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के बारे में छोटी बात समझ लें कि वही टेक्नोलॉजी उपयोगी होगी जो इकोनॉमी, इकोलॉजी और एथिक्स तीन के साथ बैलेंस बिठाएगी। तीन की उपेक्षा कर जो भी करेगी उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। मैं आपको बहुत बात न बढ़ाते हुए पिछले 500 वर्षों में जो कुछ भी हुआ है, एक किताब देखेंगे फ्रैंक की लिखी हुई है, 5000 years वर्सेस 500 years। पेस ऑफ चेंज 5000 साल में जितना था उससे ज़्यादा हुआ है, स्पीड अप हुआ है 500 years में, एंड 500 years में जितना हुआ है उससे ज़्यादा हुआ है लास्ट 50 years में। पेस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चेंज कहते हैं उसको। ये होता गया है, तो उसमें आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन तो बढ़ा है, साधन बढ़े, साधना घटी। 5000 लोग मित्र हो गए हैं फेसबुक में, पर पड़ोस में कौन रहता है, क्या हो रहा है, हमको मालूम नहीं। इसको क्या कहेंगे? विकास कहेंगे क्या? सुविधाएं बढ़ी हैं, मन कहाँ बड़ा हुआ? मन तो नहीं सब लोग समा सके, तो वो कौन सा विकास होगा? वो तो पाशवी विकास होगा, वो रावण राज होगा, जिसमें ग्रहों को भी हेजेमनी में कैप्चर कर लिया गया था, ग्रहों के मूवमेंट्स को भी कैप्चर किया गया था। वो रावण राज था, जिसमें कोई मोरालिटी नहीं थी। बाय हुक और क्रूक वन हैज टू सक्सीड, इतना ही था। वन हैज टू एंजॉय, एंजॉयमेंट इज इक्वल टू फिजिकल एंजॉयमेंट, ऐंद्रिक सुख। इसलिए इस सब को आप जब विचार करेंगे तो भारत की अपनी अहमियत समझ में आएगी। इसमें से अब जाकर 500 वर्षों में जो विनष्ट हो गया, अब इको डिस्ट्रक्टिव मॉडल है, डिस्पैरिटी बढ़ाने वाला मॉडल है। अब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटिव कम है, ह्यूमन रिप्लेसिंग टेक्नोलॉजी है। आप किताब पढ़ लीजिए, हरारे की लिखी हुई है, होमो सेपियंस नाम की किताब है। उनका कहना है कि आगे के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, यही ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठाएगी कि मनुष्य कितना जरूरी है। अगर एक मनुष्य को कम सुख मिलता है तो उसको खत्म ही कर दो ना, क्या जरूरत है? यू कैन रिप्लेस मैन विद मशीन,
विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक्सपेंडेबल कमोडिटी के नाते विजुअलाइज किया गया कि एंटी ह्यूमन मॉडल है, एंटी नेचर मॉडल हुआ है। इससे भी जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ये फेयरनेस की बात आएगी। तो 500 साल में जो हुआ, इसलिए आज हम कह सकते हैं कि चाहे वो सरकारवाद हो, चाहे बाजारवाद हो, इकोनॉमिक सिस्टम का टोटलिटेरियन स्टेट कैपिटलिज्म हो या अनब्रिडल्ड प्राइवेट कैपिटलिज्म हो, दोनों ने दुनिया को तो युद्ध दिए हैं, विनाश दिया है, मृत्यु दिया है, दोनों ने पृथ्वी को संकट में डाला है। 4 न्यूज आपको ऐसी बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, आप भी देखेंगे तो 4 न्यूज आपको तुरंत नजर आ जाते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, और ये फीचर बन गया अखबारों में। कोरोना फीचर बन गया है अखबार में, रोज कोरोना के बारे में देना जर्नलिस्ट को लगता है आवश्यक है। तो ये जो बन गया है मित्रों, ये सब 500 वर्षों की तो देन हुई ना। सस्टेन्ड मॉडल तो भारत का हुआ। इसको जो बताया, इसमें आगे बात स्किप करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अब देश की या दुनिया की जरूरत बन गई है मित्रों कि एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट की जगह पर इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट को पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट बनाया जाए। उसके अनुसार राजनीति और अर्थनीति की रिस्ट्रक्चरिंग हो, उसके अनुसार एडॉप्टेबिलिटी एंड नीड ऑफ एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी तय हो, उसके अनुसार इकोनॉमी के इवैल्यूएशन के पैरामीटर्स बदल जाएं, वैल्यू न्यूट्रल जीडीपी ग्रोथ रेट कॉन्सेप्ट को और इम्प्रूव किया जाए, सेंसिटाइज किया जाए। उसके लिए आवश्यक है कि हर बच्चे को आधा किलो दूध, आधा किलो सब्जी, आधा किलो फल रोज मिले, तब विकास। अगर उसमें आप आज दुनिया में 700 करोड़ लोगों में से 135 करोड़ लोग हैं जो $1 से नीचे रोज की जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं, ये कौन सा विकास कहेंगे इसको? उसका एथिकल एस्पेक्ट तो छोड़ दीजिए। तो भारत को भारत के नजरिए से देखेंगे तो मैं एक बात केवल ऐसी बताता हूँ, बहुत बड़े संत हुए हैं, क्योंकि भारत राजसत्ता से नहीं चलता, सरकार से नहीं चलता है, संस्कारों से चलता है भारत। ये भारत की विशेषता है। इसलिए जो भारत चलता है वो भगवत सत्ता की प्रेरणा से संचालित धर्म सत्ता, उसके अंतर्गत समाज सत्ता, उसके अंतर्गत राज सत्ता, उसके अंतर्गत अर्थ सत्ता, इस क्रम से चलता है भारत। सरकारवाद और बाजारवाद ने इसको उलट कर पिरामिड बनाने की कोशिश की कि सर्वोच्च अर्थ सत्ता, उसके अधीन राज सत्ता, के अधीन समाज सत्ता, के अधीन धर्म सत्ता, के अधीन भगवत सत्ता। इसको बदलना है तो पैराडाइम शिफ्ट होना होगा, और उसमें हम आपको छोटी 2 बातें बता करते हैं। एक तो देवरहा बाबा नाम के बहुत बड़े संत हुए। संत, उन्होंने भारत को जैसा जाना, उन्होंने कहा देखो बच्चा, गायत्री भारत की वाणी है, गौ माता भारत की मन स्वरूपिणी है, गौ माता उदास दुखी तो भारत दुखी, गौ माता प्रसन्न तो भारत प्रसन्न। फिर उन्होंने कहा कि गंगा भारत का प्राण है। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ देवरहा बाबा अबाउट भारत। रामकृष्ण परमहंस थे, उनका देखो जैसे सूर्य जागृत देवता है ना, वैसे ही जगन्नाथ का भात, ब्रज की रज और गंगा जल जागृत देव है। हमको बोलिया बाबा एक मिल गए, संत बोरा पहनते थे, बारदाना पहनते थे। उन्होंने छिन्नमस्ता मंदिर में मिले थे, राजा रंपा है रांची के पास। उन्होंने कहा इधर आओ,
तू बहुत बोलता है प्रकृति केंद्रित और क्या क्या। तो हमारा जो नहीं बताइए, ज्यादा कुछ सोचो मत, इतना ध्यान रखो, पंच महाभूत और पंच तन्मात्राओं को उनके स्वभाव में स्थित करो, यही प्रकृति के अंदर विकास है। फिर समझाया, आकाश उसकी तन्मात्रा है शब्द, वायु तन्मात्रा है स्पर्श, अग्नि तन्मात्रा है रूप, जल तन्मात्रा है रस, पृथ्वी तन्मात्रा है गंध। इन सबको उसकी स्थिति में लाओ ना, हो जाएगा प्रकृति का विकास। फिर उन्होंने और एक संत मिले, उन्होंने कहा देख, जमीन जल जंगल जानवर प्रकृति का संपोषण ही विकास है, ये ध्यान रखो। अब ये सब करने के कारण तब हम आगे भारत का जब देखते हैं भैया, तो भारत ही है जहाँ गीता में हमने सुहृदः सर्वभूतानां कहा है, सुहृदः सर्व मनुष्यानां नहीं कहा है, सर्वभूत हिते रताः कहा है, सर्व मनुष्य हिते रताः केवल नहीं कहा है। Man is part of nature. Flora and fauna have equal right to exist on the face of earth, at least as equal as human beings. तब आइकॉन्स ऑफ लाइफ बदलते हैं मित्रों, तब फॉर वाइडर कॉज दधीची तैयार होते हैं हड्डी देने को, तब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है राजा शिवी कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने को तराजू पर बिठाता है बाज के समकक्ष, कबूतर के समकक्ष मांस के लिए। तब दिलीप पैदा होते हैं जो गौ की प्राण रक्षा के लिए शेर के समक्ष खुद को रखते हैं। तब रंतिदेव पैदा होते हैं जो अकाल की स्थिति में द्वार पर आए भिक्षुक परिवार को सब अन्न का आखिरी देकर ग्रास पूरे परिवार समेत चले जाते हैं दुनिया से। तब वैल्यूज, तो आइकॉन्स, तब गोल ऑफ लाइफ, तब उसमें से तब भारत में पनपता है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, तब भारत में पनपता है अयो निज परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उस दिशा में भारत को जाना है, वो इसकी नियति है। और ये भारत की राष्ट्रीयता विशिष्ट है। पश्चिम की राष्ट्रीयता जो कॉन्सेप्ट बना नेशन वगैरह वगैरह, वो सब 1648 वेस्टफालिया एग्रीमेंट के कारण बना है। सेंस ऑफ सॉवरेनिटी, सेंस ऑफ नॉन इंटरफेरेंस का कन्वेंशन था। बाद में फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, बाद में उसमें से कुछ बातें निकली, और इन सब का आधार क्या है? आधार भगवत सत्ता नहीं रहेगी तो काम नहीं चलेगा। और उसका आधार जब देखेंगे तो बुद्धि तो थोड़ी ही दूर तक जाती है। अंतःकरण ही है जो विशाल बनाया जा सकता है, जिसमें सृष्टि क्या परमात्मा भी उसमें समा जाए। भारत की ये विशेषता है, भारत का ये उद्देश्य है, भारत का ये वैश्विक लक्ष्य है। इसलिए भारत की राष्ट्रीयता को और यहाँ की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को भारत के संदर्भ में देखें, सोचें, इवॉल्व करें। और उसके लिए मैं फिर कहूँगा कि ज्ञान, कर्म, भक्ति में से सबसे प्रभावी, सरल, सर्वजन सुलभ है भक्ति। कलयुग नाम एक आधारा, नाम ही कलयुग का आधार है। राम, राम का नाम और राम का काम। राम का काम क्या है? तो निशिचरहीन मही करी डारो तुझे उठाई पण की। निशिचरहीन असत तत्वों से रहित करूंगा विश्व को, ये प्रण किया राम ने। तब उसमें से राम राज्य, और राम राज्य लक्ष्य है। तो राम राज्य का गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में वर्णन किया है कि राम राज्य में सारे कुएं, सारे तालाब, सारी बावड़ी, सारी नदियाँ जल से भरपूर थी, सारे वृक्ष फलों से लगे हुए लटके हुए थे।
समुद्र रत्न उड़ेल कर जाता था, मगर रत्न घर में संग्रह नहीं होता था, दीवार पर, प्राचीर में, सड़क पर जड़ा हुआ रहता था। सारे बाजार माल से पटे हुए थे, किसी चीज की कोई कीमत नहीं थी, प्राइस नहीं था। हमको किसी चीज की जरूरत है, हम बाजार में गए, हमने ये अच्छा देखा, पसंद किया, हमने उसको लिया, हमने उसको स्वीकार किया, यही उसका मूल्य है। इकोनॉमिक सिस्टम के कंटेक्स्ट की बात है। और ये सब करते हुए सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा जो नैतिकता के आधार पर रहेगा और सब नर करहि परस्पर प्रीति। और जब ऐसा होगा तो आदर्श बनेगा दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो दैहिक भी, दैविक भी, भौतिक भी ताप, दुख कष्ट नहीं रहेंगे। बाप के रहते बेटे की मौत नहीं होगी थी। ये जो राम राज्य की अवस्था है और प्रकृति केंद्रित विकास का आप देखेंगे तो समानार्थी है, चाहे गांधी जी का राम राज्य हो, चाहे राम राज्य हो तुलसी का। और ये जब होना है तो मित्रों, मेरा अपना आस्था के कारण मानना है कि भक्ति मार्ग सर्वसुलभ मार्ग है। और एक बात मित्रों, केवल भौतिक प्रयत्नों से काम नहीं चलेगा। गंगा जी का आंदोलन चल रहा था, गुरुदास अग्रवाल जी अवसर पर बैठने वाले थे 40 दिन बाद, 40 दिन तक के बाद। मैं घूम रहा था हरिद्वार में संतों के यहाँ गंगा जी को लेकर के लिए। एक पूर्ण प्रज्ञा सभी हैं, उनके अज्ञान में प्रार्थना करने के लिए। उनके गुरु भाई ने मुझसे पूछा, आप क्या क्या सोचें करने का? हमने कहा आंदोलन में ये करेंगे, प्रचार है, प्रदर्शन है, धरना है, देश भर सब करेंगे। और ये तो सब हुआ भौतिक प्रयास। आध्यात्मिक क्या, दैविक प्रयास क्या कर रहे हो? हम चुप रहे। अभी देखो, अभी माँ पूर्ण प्रज्ञा ने अखबार में पढ़ा कर तो तुरंत कैलेंडर देखा, 40 दिन है, तो कल शाम से ही रोज स्नान करके गंगा के किनारे उन्हीं भीगे वस्त्रों में गंगा जी को सुनाती है श्रीमद् भगवत गीता। पूरी गीता सुनाकर प्रार्थना करती है कि गंगा मैया, तुमको बचाने वाले भला हम कौन? तुम ही तो हमारा पोषण करती हो। मैया तुम बनी रहो, अविरल और निर्मल रहो, हमारा कल्याण करो। हम तो तुमसे प्रार्थना ही कर सकते हैं और तुम ऐसा करो, माँ के नाते हम आपको फिर से रो कर कह रहे हैं। ये किया 37 दिन के बाद बनेली और लाहौरी नागपाला के जो बांध की शर्त थी गुरुदास अग्रवाल की, वो मानी गई। मैं वो नहीं जानता, कार्य कारण संबंध मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि प्रयास का एक विधा, एक पहलू ये भी है। और ये होना है भैया बुद्धि से, तर्क से नहीं होगा, आस्था से और भक्ति से होगा। और आस्था और भक्ति में ताकत बहुत है। ये भी एक आस्था की बात है जिसको रख करके मैं समझता हूँ कि करो यज्ञ सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। और हम पूजा नहीं जानते, आराधना नहीं जानते, तुम्हारा नामस्मरण केवल जानते हैं। हमको जो उपयुक्त उपकरण के नाते मैं कुछ सहयोग कर सकूँ आपके उस महान कार्य में। हमारा जो काम है नहीं, वो आप ही का काम है। हमारा ठेका नहीं है, आपका ही ठेका है। हमको तो केवल कुछ करते जाने की समझ दे दो, ताकत दे दो, हम तो यही कहेंगे और ठीक मिल जाए, इतनी शक्ति हमें दे जाता। ये जो भजन है बस इतना भर अपने द्वारा हो जाए तो मैं मानता हूँ कि और क्या हो नहीं हो, जन्म लेने का कुछ तो अर्थ रहेगा जीवन के अंत में। इतना ही कहकर मैं अपनी बात